हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचालक के लिए। ये हमारा क्लास 6 है। अभी तक हमने क्लास 1 से 5 तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक लगभग हम जो है एक दिन में 30 क्वेश्चन करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150 क्वेश्चन, और जो आपका जो शुरू का वीडियो था उसमें मैंने लगभग 50 क्वेश्चन कराया, तो लगभग 180 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आज हमारा क्लास 6 है, जिसमें हम टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, और अन्य जो टॉपिक होगा वो मैकेनिक्स है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैंने आज थोड़ा वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया है ना। अब जो पीडीएफ से आपको पढ़ाता था उसको चेंज करके अब पीपीटी से पढ़ाए, ताकि आपको जो फॉन्ट है थोड़ा अच्छे से दिखे और अच्छे से क्लियर विजिबल हो सब चीज़। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव निम्न में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी के तेल का, जल का, अल्कोहल का, पेट्रोल का। तो वाष्पन किसका अधिक होगा या तीव्रता से होगा? तो एक बात ध्यान रखेंगे, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा, है ना, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है, उसका वाष्पन क्या होगा? बहुत देर से होगा। और जिसका क्वथनांक कम होगा, याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होगा? कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, उसका वाष्पन, है ना, या वेपर जो है जल्दी बनेगा, तीव्रता से बनेगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, याद रखेंगे, क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तो वाष्प जो है लेड से बनेगा। तो बनेगा लेड से बनेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना है। अगर हम बात करें, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 79 डिग्री सेंटीग्रेड में ये उबलना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम बात करें पेट्रोल का, तो पेट्रोल का होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का अगर बात करें तो हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मिट्टी का तेल का अगर बात करें तो ये होता है 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? तो हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम दिख रहा है आपको। तो अल्कोहल का वाष्पन जो है तीव्रता के साथ होगा, जल्दी होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह बिल्कुल सही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो हम जानते हैं जल का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 1 ग्राम कहने का मतलब 100% मानो यहाँ घनत्व है, तो कहाँ होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा जो है घनत्व होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी आसान खंड को पानी में डुबोया जाता है, जब पत्थर को पानी में डुबोया जाता है, तो वह समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है। घनत्व के रूप में, विशिष्ट गुरुत्व के रूप में, द्रव्यमान के रूप में, या आयतन के रूप में। ठीक है, जब पत्थर को हम डुबाते हैं तो वो पानी वहां से हटाता है, तो पानी किस रूप में हटाता है? घनत्व के रूप में, कि विशिष्ट गुरुत्व के कारण, या द्रव्यमान के रूप में, कि आयतन के रूप में, है ना, कैसे विस्थापित करता है ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज को डुबाया जाता है तो जितना उसका आकार होता है, मतलब जो आयतन में वो घेरता है, तो आयतन में वो जो है पानी को स्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, आयतन में पानी को स्थापित करता है, वो समान आयतन में पानी को स्थापित करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है अभिक्रिया के ताप पर, उस पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। ठीक है, तो अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकारक और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर। अभिक्रिया उष्मा जो है निर्भर नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि उष्मा का बात किया जा रहा है तो भौतिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो अभिक्रिया के ताप पर तो ये निर्भर करेगा, ठीक है। उस पद पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया इस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर, तो भी ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। अभिक्रिया का उत्पादों की भौतिक स्थिति पर यह निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से, पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। तो हम जानते हैं कि जलन किससे ज़्यादा पैदा होगा? भाप से, ठीक है। मैं आपको पिछला वीडियो में बताया हूँ कि अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और उसी समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर भाप है, ठीक है, तो जो वेपर है ना उससे ज़्यादा जलन पैदा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर से, है ना। वाटर से कम जलन पैदा होगा, लेकिन जो वेपर है उससे, भाप से जो है ज़्यादा जलन पैदा होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और निम्न ताप पर, ठीक है। तो एक वास्तविक गैस है ना, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कब क्रिया करेगी? जब निम्न दाब और उच्च ताप हो, निम्न दाब और उच्च ताप हो तब, ठीक है, याद रखेंगे, निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसमें न्यून ताप पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, वह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो याद रखेंगे कि न्यून तापमान है ना, जो टेम्परेचर होता है वो लो होने के कारण क्या होता है, जो जीवाणु और फफूंदी होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब है जल्दी से इसका जन्म नहीं होता या जल्दी से ये नहीं पनपता, याद रखेंगे। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप देखे होंगे जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्राय रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, उष्मा का, प्रकाश का, दूरी का। तो थर्म से आपको पता है थर्मल या थर्मोमीटर, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो उष्मा का यूनिट होता है जो थर्म को दर्शाता है, उष्मा का ये यूनिट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक की यूनिट है जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड का स्क्वायर मतलब घात की -2, जूल सेकंड, जूल सेकंड की घात 2, ठीक है। तो प्लांक नियतांक की यूनिट, सबसे पहले हम प्लांक नियतांक को जानते हैं, क्या होता है, क्या है, इसका मान कितना होता है। जो प्लांक कांस्टेंट होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, है ना, अर्ग सेकेंड होता है, अर्ग सेकेंड, या जूल में भी बोल सकते हैं इसको, अर्ग सेकेंड होता है, ठीक है, या जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं, जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। तो ए जो है इसका यूनिट जूल सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। देखो ये जो मान है ना, आपको दो पद्धति में देखने को मिलेगा, एक एसआई पद्धति और एक सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में ये वाला मान होता है, और एसआई में अगर बात करें इसी मान को, तो एसआई में होता है 6.626 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही है। ये भी जूल सेकेंड रहेगा, जूल सेकेंड ये रहेगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों एवं ठोसों में, ठोस, द्रव और गैसों में। तो संवहन की जो क्रिया है ना, याद रखना किसमें होता है, तो संवहन की क्रिया केवल द्रव और गैस में होता है, द्रव और गैस में होता है, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं, संवहन, ठीक है, याद रखेंगे, द्रव और गैस में होता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उसकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, उसकी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो याद रखेंगे कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा ना उसके तापमान पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? तापमान। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज कैसा फ्लो करता है, ज्यादा से कम की ओर, है ना। कैसा फ्लो करता है? ज्यादा से कम की ओर फ्लो करता है। तो जिसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री है और किसी का टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊष्मा का फ्लो कैसा होगा? 100 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर होगा तापांतर के कारण। ठीक है, जो तापमान में अंतर रहेगा उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर चलता है तो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा कैसे रहेगा? उसके तापमान पर निर्भर करेगा, दोनों के तापमान के अंतर पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ठीक है, तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान के कारण, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, उच्च तापमान के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। तो याद रखना उच्च ऊंचाई पर जो है क्वथनांक जल का घट जाता है। ठीक है, तो किसके कारण? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। किसके कारण? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। मैं उस दिन बताया था कि जो चिकनी सतह होता है ना, खराब अवशोषक होता है। ठीक है, और खुरदुरा जो सतह होता है, आपको क्वेश्चन कराया था खुरदुरा वाला, तो जो खुरदुरा सतह होता है ना अच्छा अवशोषक होता है। तो ताप का खराब अवशोषक होगा लेकिन परावर्तक अच्छा, क्योंकि चिकना है तो परावर्तित जल्दी होगा। तो ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक ये होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, समान होता है। इस क्वेश्चन को मैं पिछले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है करके, एक आंसर आया था। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी एक ने कमेंट किया है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसका फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, T बाई आई और F माइनस 32/9 वाला। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूं, ये फार्मूला है। तो आप इस फार्मूला को लगाकर जो है पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? ऊर्जा का। किलोवाट आर, अब देखे होंगे एनर्जी आपके घर आता है, बिजली आपके घर आती है, तो उसमें आप मीटर को देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है किलोवाट आर। ठीक है, तो कुछ चीजों को प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे ना अपने सामने तो ज्यादा याद रहेगा। तो आप अपने घर का मीटर जरूर देखिएगा, उसमें लिखा रहता है किलोवाट आर। ठीक है, तो ये ऊर्जा का यूनिट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो आपको एक किलोवाट आर के बारे में बता देता हूं। 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। याद रखेंगे मेगा जूल। ठीक है, इतना याद रखेंगे, मेगा जूल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी तापमापी का, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी का, ताप विद्युत उत्तमापी का, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत उच्च तापमान को हम मापने के लिए जो है ना कभी भी मरकरी तापमापी का यूज नहीं करते। ठीक है, और आपको मैं पहले क्लास में एक बताया था कि जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो कभी भी हम मरकरी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम ताप विद्युत उत्तमापी का यूज करते हैं। ठीक है, ताप विद्युत जो तापमापी होता है उसका यूज किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तो कभी भी जो है श्वेत वस्त्र जो है ना प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, तो ये तो गलत है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित करता है, ये सही है। प्रकाश भेदन नहीं होने देता, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि जो व्हाइट
कलर का जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है, वो परावर्तन करता है, ठीक है, परावर्तित करता है। और जो ब्लैक कलर होता है वो अवशोषक होता है। अच्छा, ठीक है, क्या होता है ये? अवशोषक होता है। अच्छा, अवशोषक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में, अनुपात में? तो जो आपेक्षिक आर्द्रता है, ठीक है, आपेक्षिक जो आर्द्रता है उसको जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखे होंगे आप विलियन जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़े ना, उसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप 12th क्लास में पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर, विलियन वाला चैप्टर, तो आर्द्रता के बारे में भी उसमें डिस्कशन है। ठीक है, तो उसमें एक फार्मूला रहता है, तो प्रतिशत में उसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री पर, 4 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, तो ठंड प्रदेश में जो है झीलें जम जाती है, तो कब जमेगा? जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, देखो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जो ऊपर का जो पानी रहता है वो जम जाता है। ठीक है, नीचे लेकिन पानी नहीं जमता। ठीक है, कब ऐसा होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के रूप में जब ऐसा रहता है तब होता है, याद रखें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर नहीं होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करेंगे तो पूरा पानी जम जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, पूरा पानी जम जाएगा। तो यहाँ ऊपर जो झीलें जो है ऊपर ऊपर से जम जाता है। ठीक है, और जो नीचे का पानी रहता है वो क्या रहता है? जमता नहीं है। तो किस कारण होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो वाटर होता है ना, वाटर होता है, याद रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है ना क्या होता है? जमता है। ठीक है, ये जम जाता है, जमता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है? उबलता है ना, उबलता है। कहने का मतलब है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनता है? ये बनता है आपका क्यूब, मतलब बोल सकते हैं बर्फ बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बर्फ बनता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर केवल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में बदला। तो आप बताएंगे इसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कौन से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, कौन से ऊष्मा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है, ठीक है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में बदलना है। ठीक है, या आप ऐसा समझ सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना है। तो ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए जो हीट लगेगा, जो ऊष्मा लगेगा, है ना, उसके लिए जो हीट लगेगा, इस हीट को हम किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और साथ ही आप मुझे बताएंगे कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, है ना, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट हम देते हैं, जो हीट हम जो है प्रोवाइड करते हैं, उस हीट का क्या नाम है? उस हीट को क्या कहते हैं? ये दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हीट लगता है उस हीट को हम किस नाम से जानते हैं? और किसी भी वस्तु का, पदार्थ का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको जितना ऊष्मा देना पड़ता है उस ऊष्मा को हम किस नाम से जानते हैं? इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े पर लगने वाला जो बल होता है ना, लकड़ी के भार के बराबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, लकड़ी के टुकड़े पर जो लगने वाला बल होगा, है ना, बल होगा
ठीक है, किसके बराबर होगा, उसके भार के बराबर होगा। तो लकड़ी पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ग्रेविटी, वी डी जी। ठीक है, तो वी क्या होगा, वी होता है वॉल्यूम, आपको जैसे बताया मैं अभी, ये होता है वॉल्यूम, है ना, आयतन। डी क्या होगा, जी क्या होगा, तो जी होगा आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। जी जो है, हाँ, ये गुरुत्व होगा, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व या गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं, त्वरण। ठीक है, और जो डी होता है ये होगा आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी अभी लिख देता हूं मैं यहाँ, डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोर्स इज इक्वल टू मैं रख सकता हूँ v के जगह में v तो रखने देता हूँ, और d के जगह में मैं रख सकता हूँ m अपॉन v, क्योंकि d क्या होता है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, और ये होता है g। तो ये और ये कट जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू जी बचेगा, मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी, याद रखेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, अब इस हिसाब से देखा जाए तो जो बल है, ठीक है, जो बल लग रहा है वो लकड़ी के भार के बराबर ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, भार है, तो लकड़ी के भार के बराबर ही बल लग रहा है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। ठीक है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि कोई व्यक्ति बस पर बैठा है और अचानक से बस चला तो वो पीछे की ओर धक्का खाता है, ऐसा करके, है ना, तो ये होता है जड़त्व का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम, और तीसरा नियम क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है, श्रेणी थर्ड लीवर का, घिरनी प्रणाली का, श्रेणी फर्स्ट लीवर का, और श्रेणी सेकंड लीवर का। ठीक है, तो एक पहिया ठेला जो है ना, याद रखेंगे श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है, इसको याद रखेंगे आप, श्रेणी 2 लीवर का जो है उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। ठीक है, एक जग में पानी भरा है लेकिन उसका टेम्परेचर कैसा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब जल जग के बाहर गिरने लगता है, जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो आपको मैं बताया हूँ, कभी भी पानी में अगर बर्फ डूबा है और बर्फ पिघल रहा है तो कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैं अंतिम आपको जो वीडियो कराया हूँ, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं हर बार लगभग इसके बारे में चर्चा किया हूँ, तो कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब बर्फ जो है पिघलता है तो। ठीक है, तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय नियम पर, न्यूटन का फर्स्ट नियम पर, न्यूटन का द्वितीय नियम पर, और आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऊपर। तो न्यूटन का तृतीय नियम हम जानते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो रॉकेट क्या करता है, आप देखे होंगे जब वो बल लगाता है तो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो न्यूटन का तृतीय नियम के ऊपर ये जो है कार्य करता है, याद रखेंगे। ठीक है, बराबर विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, इसके कारण। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, दाब अंतर के कारण, इसकी घटना के कारण, तेल की कम श्यानता के कारण, और संसंजक बल के कारण। तो कोई भी चीज लिक्विड जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, किस कारण, तो वो केशिकत्व के कारण होता है। ऐसा किस कारण होता है, केशिकत्व के कारण होता है। आप जानते होंगे कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें पानी कैसे चढ़ता है, केशिकत्व के कारण। मिट्टी का तेल जो है, अब देखे होंगे, जब दिया जलता है तो मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, क्यों, क्योंकि ये जो है केशिकत्व की घटना के कारण होता है। इसमें जो है लिक्विड पदार्थ जो है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ये होता है किसकी घटना के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा 26 क्वेश्चन। अब
इससे आगे जो है कल मैं MLT से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। MLT से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो उसको कन्वर्जन को अपन सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं कल कराऊंगा, ठीक है, इस फ्रिक्शन चैप्टर से, ठीक है। फ्रिक्शन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा इसमें, और जितना भी मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन जो है कल और हम देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इसीलिए आज 26 क्वेश्चन में कराया, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा सा डिस्कशन वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसको मैं आपको सॉल्व करके जो है समझाऊंगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।